हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग? आज हम जबरदस्त तरीके से थर्मल स्टेबिलिटी जैसे टॉपिक पे अपनी कमांड पाने वाले हैं। सारी बातें 15 से 20 मिनट यदि आपने ध्यान से सुन ली तो पूरा टॉपिक जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी वर्ड देख के समझ में आ रहा होगा। थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों है क्या? स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट, टेम्परेचर। थर्मल स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा यदि आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर जितना ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन डीकंपोज उतना ही लेट हो रहा है, मतलब उस कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा है। तो क्या बोल रहा हूं? स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट ऑब्लिक टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर सहने की क्षमता है और टूटे ना, तो वो कंपाउंड ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा। क्लियर है? स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट ऑब्लिक टेम्परेचर। अब देखो कोई कंपाउंड है, ए बी सॉलिड है, वो आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है। क्लियर है? यदि आपने उसको हीट प्रोवाइड किया तो वो अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये टूटना नहीं है। टूटना मतलब कंपाउंड को तहस नहस कर देना। यहां तो बस उसका फेस चेंज हुआ है, लेकिन ए और बी के बीच में बॉन्डिंग अभी बाकी है। ये सारी बॉन्डिंग हमें खत्म करनी है। जितनी दोस्ती, यारी, रिश्ता है, सब बर्बाद कर देना है। दैट इज क्या? थर्मल क्या? डीकंपोज होना। वो क्या कहलाता है? डीकंपोज होना कहलाता है। तो ये प्रोसेस तो हो गई बच्चों मेल्टिंग, और आपने हीट प्रोवाइड किया और कंपाउंड डीकंपोज हो गया। अब हो सकता है वो आयंस के फॉर्म में टूट जाए, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव के फॉर्म में, या फिर एटम्स के फॉर्म में टूट जाए। तो इस प्रोसेस को डीकंपोज होना कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पे जिस कंपाउंड को जितना ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट आएगा तोड़ने के लिए, वो कंपाउंड उतना ज्यादा थर्मली क्या है? स्टेबल है। थर्मली क्या? स्टेबल है। अब देखो, अब सिंपल तरीके से समझाऊं। कंपाउंड देखो तीन चीजें हो सकती है। तीन चीजें क्या हो सकती है? कंपाउंड के अंदर बॉन्ड कौन से प्रेजेंट रहे? कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, दैट इज लैटिस क्या है? कोवलेंट है। लैटिस कैसी है? कोवलेंट है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू पूरी बड़ी लैटिस का फॉर्मेशन हुआ होगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज बच्चों ये हो सकती है, देखो बॉन्ड आयनिक हो, लेकिन पोलराइजेशन की वजह से प्रीडोमिनेंटली क्या हो? कंपाउंड प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट हो। समझ रहा हो? जैसे ए पॉजिटिव है, इसकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा है, और बी नेगेटिव एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी डिफाइन करा जाता है। तो भैया लैटिस का फॉर्मेशन तो आयनिक बॉन्ड से हुआ था, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा है, बी नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, और बी नेगेटिव के यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ कॉमन शेयरिंग में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या जनरेट हो जाती है? कोवलेंट कैरेक्टर। और एनायन की पोलराइजेबिलिटी अच्छी है, मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजिली डोनेशन में देना। तो उस केस में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के चांसेस है आयनिक कैरेक्टर में। लैटिस तो आयनिक से फॉर्मेशन हुआ था, लैटिस तो आयनिक बॉन्ड से फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर है? लैटिस का फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड से हुआ था। ठीक है, हो सकता है बॉन्ड आयनिक हो और कंपाउंड क्या हो? प्रीडोमिनेंटली आयनिक भी रहे, प्रीडोमिनेंटली क्या रहे? आयनिक भी रहे। ठीक है, तो दोनों केस की खास बात क्या है? दोनों केस की खास बात यह है, जब लैटिस का फॉर्मेशन हुआ था तो वो आयनिक बॉन्ड से हुआ था। लैटिस का फॉर्मेशन किससे हुआ था? आयनिक बॉन्ड से हुआ था। ठीक है, तो देखो जब भी लैटिस का फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड से हो रहा है, जब भी लैटिस का फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड से हो रहा है, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट भी हो सकता है, प्रीडोमिनेंटली आयनिक भी हो सकता है, तो उस केस में आप थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइड करोगे बच्चों किससे? लैटिस एनर्जी से। और लैटिस एनर्जी क्या होती है? Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव अपॉन R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। देखो लास्ट वाले केस में भी हो सकता है पोलराइजेशन हुआ हो, लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर तब भी कम हो गया हो। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉमन शेयरिंग में आ गई हो, लेकिन इतनी ज्यादा डोनेशन में नहीं आई कि बताओ कि कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक से ज्यादा हो पाते। क्लियर है? तो जब भी लैटिस का फॉर्मेशन दोनों में किससे हुआ है? आयनिक से हुआ है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा और यहां पे आयनिक कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? तो थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी से डिसाइड करोगे। समझ रहा हो मेरी बात? लेकिन ये कब? जब मोनो एटॉमिक एनायन हो। अब यही ट्रिक का पार्ट है, जब मोनो एटॉमिक एनायन हो। मोनो एटॉमिक एनायन मतलब जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, H नेगेटिव, N3 नेगेटिव,
H2 नेगेटिव, यहां पे एक ही एटम है एनायन पे, एनायन के पास एक ही एटम है, क्लियर है। तो उस केस में चाहे प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट हो कंपाउंड, चाहे प्रीडोमिनेंटली आयनिक हो, आप किससे डिसाइड करोगे? थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी से, क्लियर है। हाँ, अगली बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, अगली बात क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगली बात क्या बोल रहा हूं, यदि क्या हो, लैटिस का फॉर्मेशन किससे हो? कोवलेंट बॉन्ड से हुआ हो। लैटिस का फॉर्मेशन किससे हुआ हो? कोवलेंट बॉन्ड से हुआ हो, ठीक है। तो वहां पे थर्मल स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने को जितना ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी रहेगी कंपाउंड की, क्लियर है। अब क्या, लैटिस आयनिक हो, मैंने बोला प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, लेकिन यदि लैटिस आयनिक है लेकिन पॉलीएटॉमिक एनायन प्रेजेंट है, पॉलीएटॉमिक एनायन प्रेजेंट है, जैसे CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, SCO3 नेगेटिव एक्सेट्रा, इस तरीके के, मतलब एनायन के पास देखो एक से ज्यादा एटम्स, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 4 है, क्लियर। उस समय में थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायन, क्लियर है। मतलब इस बात को समझो, जैसे क्या होगा, जैसे कोई मेटल है, ठीक है, A पॉजिटिव है और यहां पे पॉलीएटॉमिक एनायन है, जैसे CO3 2 नेगेटिव है, क्लियर। अब इस कैटायन की क्या प्रॉपर्टी है, इस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, और इस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यदि खींचेगा, बताओ, यदि इस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है और एनायन की यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रही है, तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? रिलेटिवली कम होगी, और बॉन्ड में यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बॉन्ड वीक पड़ने लगेगा, तो एनायन टूट जाएगा, एनायन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? तो जितना ज्यादा कैटायन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा रहेगी, और एनायन के अंदर के बॉन्ड को उतना ज्यादा वीक कर देगा। तो जब पॉलीएटॉमिक एनायन है तो थर्मल स्टेबिलिटी किससे डिसाइड करना है, बताओ? पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है। सारी बात समझ में आ गई। लैटिस आयनिक हो, चाहे प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट हो, चाहे प्रीडोमिनेंटली आयनिक हो, थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी से डिसाइड होगी। और यदि पॉलीएटॉमिक एनायन है, लैटिस आयनिक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायन। और बच्चों यदि कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, यदि लैटिस क्या है? कोवलेंट बॉन्ड से बनी हुई है, जैसे HCl, HBr, HI, तो उधर पे थर्मल स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी रहेगी। बोलो, समझे कि नहीं मेरी बात? समझे? क्लियर है? समझ गए? जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, है ना, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। देखो, BF2, ठीक है, AlF3, MgF2, LiF और NaF। यहां पे देखो, यहां पे आएगा BeCl2, ठीक है, यहां पे आ गया आपका AlCl3, MgCl2, LiCl, NaCl। यहां पे आ गया आपका BeBr2, यहां पे आ गया AlBr3, यहां पे आ गया क्या? MgBr2, और यहां पे आपका आ गया LiBr, और यहां आ गया NaBr। क्लियर पॉइंट? यहां पे आ गया BeI2, AlI3, MgI2, LiI, NaI। क्लियर है? अब देखो क्या खास बात है इस एग्जांपल में, ये इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है, ठीक है। देखो, ये सारे कंपाउंड आप कहोगे सर मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है, तो लैटिस तो आयनिक होनी चाहिए। हो सकता है कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ गया हो सकता है कोवलेंट कैरेक्टर, समझ रहा हूं ना। जब आयनिक बॉन्ड से यदि आयनिक बॉन्ड से लैटिस का फॉर्मेशन हो गया है, कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन था, लेकिन हो सकता है पोलराइजेशन की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है, क्लियर है। लेकिन यहां पे खास बात क्या है, यहां पे जो लैटिस का फॉर्मेशन हुआ है ना, वहां पे बॉन्ड कौन से प्रेजेंट है? यहां पे कोवलेंट बॉन्ड से ही लैटिस का फॉर्मेशन हुआ था। मतलब इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? जब आप इनको हीट करोगे, तो यहां पे आपको क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्यों? जैसे BF2 और BF2 के बीच में क्या है? एक अट्रैक्शन होगा,
और जब हीट करोगे तो वो टूटेंगे, तो आपको केवल BF2 मिल रहा है इनको हीट करने पे, तो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं इनको हीट करने पे। क्लियर है? क्योंकि आप इतना हीट प्रोवाइड करोगे कि दो मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स तोड़ पाए हो। क्लियर है? अब देखो ये जो एग्जांपल है तो समझ में आ रहा है ना, ये प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट नहीं है, यहां पे लैटिस का फॉर्मेशन भी कोवलेंट बॉन्ड से हुआ है, जैसे HCl और HBr और HI में हो रहा था। ये कंपाउंड की खास बात क्या है, यहां पे लैटिस का फॉर्मेशन किससे हुआ है? आयनिक बॉन्ड से हुआ है, और आयनिक बॉन्ड से हुआ है। और यहां पे एक और खास बात यह है कि ये प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट भी हैं, मतलब इतना ज्यादा पोलराइजेशन नहीं हुआ, इतना ज्यादा पोलराइजेशन नहीं हुआ कि बताओ कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक से ज्यादा हो पाते। लेकिन ये बीच वाले फंस गए मुसीबत में। इनके साथ दिक्कत क्या हुआ था? लैटिस का फॉर्मेशन तो आयनिक बॉन्ड से हुआ था, लेकिन पोलराइजेशन इतना ज्यादा हुआ कि प्रीडोमिनेंटली क्या हो गए बच्चों, ये प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट हो गए। तो समझ में आ रहा है? तो इन दोनों केस में मैंने बोला था यदि लैटिस का फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड से हो रहा है तो आपको थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी से डिसाइड करनी है, और बाकी केस में बताओ जो पॉली एटॉमिक एनायन है उस केस में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायन। और बाकी जो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या हुआ था, लैटिस का फॉर्मेशन हुआ था, वहां पे थर्मल स्टेबिलिटी किससे डिसाइड करोगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। ठीक है, एग्जांपल पे आ जाएं, चलो करते हैं क्वेश्चन। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का मैंने तरीका बता दिया। ठीक है, जल्दी से देखो, फटाफट करूंगा मैं, ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखो। लेफ्ट से राइट जाने पे, हाँ देखो, लेफ्ट से राइट जाने पे बॉन्ड एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। तो बताओ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? यही आएगा। समझ रहे हो? बताओ, एटम का साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड वीक पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब क्या है? कंपाउंड कोवलेंट है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है? बताओ यहां पे 4 सिग्मा, यहां पे 2 सिग्मा, और यहां पे 3 सिग्मा, और यहां पे 1 सिग्मा, तो क्या ऑर्डर आ जाएगा? CH4 देन NH3 देन H2O देन HF। ध्यान रखना, मैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट, ये कंफ्यूजन होता है लोगों को। क्लियर है? हाँ, यहां पे देखो फ्लोरीन और फ्लोरीन का साइज छोटा है, लोन पेयर रिपल्सन इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बॉन्ड वीक बहुत ज्यादा हो जाता है, और ऑर्डर क्या आता है बताओ? Cl2 Br2 F2 और सबसे आखिरी में I2। क्लियर है? तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, उन पे क्या होता है? लोन पेयर रिपल्सन होता है। अब बताओ, देखो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा ग्रेफाइट डायमंड में, यहां पे बताओ, यहां पे 3 सिग्मा प्लस 1 पाई होता है, यहां पे क्या होता है? यहां पे डायमंड में कार्बन 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 बॉन्ड है ना, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है यहां पे क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो क्या होगा? डायमंड, बताओ क्या होगा? उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। समझ रहा हो? अब LIF NAF देख लो, LIF क्या था? आयनिक था, तो ये सारे भी क्या है? आयनिक है। और आयनिक में किससे डिसाइड करना है? लैटिस एनर्जी से। तो लैटिस एनर्जी से ऑर्डर किया जाएगा, बताओ ये। ठीक है, LiCl क्या होता है? LiCl देखो, ठीक है, कहां गया LiCl? बताओ, लैटिस आयनिक है, तो लिथियम वालों की लैटिस भी क्या है? इनकी ये क्या है? इनकी लैटिस आयनिक है, ध्यान से देखना। लेकिन प्रीडोमिनेंटली क्या है? ये प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट है। लेकिन LIF क्या है? आयनिक भी और प्रीडोमिनेंटली आयनिक भी, लैटिस भी आयनिक है। तो किससे डिसाइड करोगे? अच्छा, आपको कंपैरिजन करना है LiCl NaCl KCl RbCl CHCl। तो ध्यान से देखो, किससे डिसाइड करोगे? लैटिस एनर्जी से, और लैटिस एनर्जी से ऑर्डर आएगा तो यही आएगा क्या? हाँ, LiCl में प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। लेकिन बाकी सब तो क्या है? यहां पे प्रीडोमिनेंटली आयनिक ही है, यहां पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, बाकी सब में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, लेकिन चाहे प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट रहे, चाहे प्रीडोमिनेंटली आयनिक रहे, यदि लैटिस आयनिक है तो उस केस में डिसाइड किससे करना है? लैटिस एनर्जी से। क्लियर है? हाँ, तो बताओ क्या आएगा? ध्यान से देखो, यही ऑर्डर आएगा, है कि नहीं? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, और साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? बताओ, BO MgO ये ऑर्डर आएगा। समझ रहे हो? क्लियर? अब बताओ, AlF3 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव
Mg2 पॉजिटिव लैटिस एनर्जी से डिसाइड होगा, और Li प्लस। साइज सबसे छोटा किसका, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का, और चार्ज उसका ज्यादा, तो बताओ ऑर्डर क्या आएगा, यही आएगा, है कि नहीं, बताओ ऑर्डर यही आएगा क्या। BeCl2, BF2 और BeCl2 तो कोवलेंट है दोनों, ये तो क्या इनकी लैटिस भी कोवलेंट है, और कोवलेंट लैटिस की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है आयनिक से। मतलब जो कोवलेंट कंपाउंड है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड से ज्यादा है, क्योंकि तुमने जब इनको हीट किया था तो पहले ये मेल्ट हुए, मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का देखो, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा है, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, पूरी तरीके से तहस नहस करना, मतलब बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच का भी बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा। तो यदि जिसकी लैटिस क्या है, कोवलेंट है, और एक की लैटिस आयनिक है, तो डिसाइड कैसे करोगे, कोवलेंट वाले की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आपके मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तोड़ना है, और मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड भी तोड़ना है। क्लियर है पॉइंट, सारी बात समझ में आई। चलो यहां पे आ जाते हैं, तो वही बात इसी तरीके से ऑर्डर डिसाइड होगा। अब पॉलीएटॉमिक एनायन आ गया, CO3 नेगेटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायन। अब बताओ Li प्लस की पोलराइजिंग पावर सब में ज्यादा है, इन सब में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर Li प्लस की है, तो CO के बॉन्ड को सबसे ज्यादा वीक कौन करेगा, Li प्लस, और इजिली टूट जाएगा CO का बॉन्ड। तो ऑर्डर क्या जाएगा पॉलीएटॉमिक एनायन के केस में, यही आ जाएगा, बोलो यही आ जाएगा, यही आ जाएगा क्या, सारे पॉलीएटॉमिक एनायन है। ये क्या I3 नेगेटिव है, ये क्या I3 नेगेटिव है, ये क्या पर ऑक्साइड है, ये क्या पर ऑक्साइड है। लिथियम तो ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Li2O, Li2O2 तो माइनर बनता है, एस ब्लॉक में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मतलब रूम टेम्परेचर में Li2O2 तो एग्जिस्ट करता भी नहीं है, ठीक है, बनेगा भी तो एयर की प्रेजेंस में बिल्कुल माइनर बनेगा। Li2O ही मेजर कंपाउंड होता है, एस ब्लॉक में पढ़ते हैं इसके बारे में। सारी बात समझ में आ गई। तो अब आप थर्मल स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर लोगे, तो सारी चीज बता दी। यदि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड से हुआ था, हो सकता है कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा बढ़ गए हों बाद में, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होगी, लैटिस एनर्जी से। और यदि लैटिस का फॉर्मेशन कोवलेंट बॉन्ड से हुआ है, उस समय किससे डिसाइड करोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टाटा बाय बाय।